ठीक है, चलते हैं। आज हम लोग अध्ययन करते हैं अस्तित्ववाद का। ठीक है, तो अस्तित्ववाद नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह अस्तित्व की बात करता है। मतलब कि व्यक्ति क्या इसमें यह अस्तित्ववाद निशास जो है, यह कोई अलग से ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि इसकी अपनी कोई थ्योरी है। यह नैतिकता, कोई इसकी नैतिकता भी नहीं है कि कोई एक सर्वमान्य सिद्धांत है जिस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कोई कार्य करना है, जैसे सबका सिद्धांत होता है, ज्ञान सिद्धांत है, तत्वमीमांसा का है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, मनुष्य केंद्रित, मानव के केंद्रित संबंधित सिद्धांत है। इसके मुख्य में क्या है, मानव अस्तित्व। कहता क्या है कि मनुष्य क्या है, ये अपना स्वयं जो कुछ निर्माण करता है, यह स्वयं निर्माण करता है। कहते हैं कि जो एक सामान्य सी धारणा चलती है कि व्यक्ति जो है ईश्वर का आश्रय लेता है, व्यक्ति समाज के लिए, समाज को प्रमुखता दी जाती है। जिस समय अस्तित्ववादी दर्शन का स्टार्ट हुआ था, उसमें होता क्या था, सामान्यतः जो है मनुष्य का जो है गिनती, सामान्य मानव कल्पना जो है द्वितीय श्रेणी माना जाता है। मुख्य क्या ध्येय क्या रहता, धर्म, समाज, एक प्रकार से यंत्रवत स्थिति, मानव की यंत्रवत स्थिति थी। तो इसके प्रमुख संप्रदाय दार्शनिक हैं, किरकेगार्ड हैं, दूसरे हैं सार्त्र हैं। ये दोनों क्या कहते हैं कि अस्तित्व का केंद्र जो है ये मानव है। मानव है तब सब कुछ है। समझ में आ रहा है? तो इसमें व्यक्ति केंद्रित दर्शन है। यह मानव धर्म के लिए या समाज के लिए, यह उसके आड़ में नहीं जीना चाहता है। इसीलिए कहता है कि अस्तित्व, एक सबसे बड़ा बहस का जो मुद्दा उसमें चलता है, अस्तित्व और सार। अस्तित्व ये कहता है कि व्यक्ति का पहले अस्तित्व होता है, फिर सार होता है। एक सामान्य सी धारणा होती है किसी भी चीज के बारे में, पहले क्या है कि कोई भी चीज का सार पहले होता है। जैसे कि मकान बन रहा है तो मकान का भी पहले निर्माण होता है, मकान का एक स्ट्रक्चर पहले दिमाग में रहता है। उस स्ट्रक्चर के तहत इस मकान की पूरी तरह तैयार हो जाता है। मेज है, कुर्सी है। जो प्रत्ययवादी विचारधारा, आइडिया, प्रत्ययवादी प्लेटो दार्शनिक क्या थे, प्रत्ययवादी विचार ये मान सकता था कि पहले हमारे दिमाग में आइडिया आता, प्रत्यय आता, विज्ञान आता है, फिर उसका स्वरूप कल्पना बाद में आती है। अस्तित्ववादी विचारक कहता नहीं, ऐसा नहीं है। पहले व्यक्ति का अस्तित्व है, पहले व्यक्ति का स्वयं है, फिर जो कुछ बनता है वह स्वयं निर्माण करता है। इसलिए एक स्टेटमेंट, पॉपुलर स्टेटमेंट आता है, अस्तित्व सार का पुरोगामी है। सार मतलब एसेंस। जी एसेंस का सर। क्या अर्थ होता है? एसेंस का समझते हो क्या है? जी सर, जो मतलब क्या जैसे होता आपने बताया सार। है सार? मतलब वही, इसकी हिंदी कहो कि हमें अपनी पहचान, अपनी आइडियोलॉजी, कि जी हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है। सार मतलब जो भी हम निर्माण अपना करते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, ये कब होता है? कहते हैं पहला अस्तित्व आता है। जब हम हैं तब हम अपनी पहचान निर्माण करेंगे। ये जो सामान्य धारणा चलती थी, ये डेकार्ट क्या कहते हैं, मैं सोचता हूं तब मैं हूं। डेकार्ट की यही फिलॉसफी थी ना। वो कहते हैं अपने अस्तित्व कैसे प्रमाणित करते हैं, कहते हैं कि सब कुछ संदेह करते चले आते थे, ये नहीं है, ये नहीं है। कहते हैं व्यक्ति जब अपने संदेह करता है कि मैं नहीं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अगर मैं अपने अस्तित्व नकारता हूं तो अस्तित्व इसलिए मेरा है क्योंकि मैं थिंकर हूं। ये शास्त्र क्या कहते हैं, इसके जस्ट अपोजिट इनका दर्शन है। ये कहते हैं ये गलत बात है, मैं हूं तब मैं सोचता हूं, पहले मेरा अस्तित्व है, फिर हम इसके बारे में क्या अपना सार, अपना क्या व्यवहार बनाएंगे, क्या हम सोचें बनेंगे, ये सब निर्णय अपने अस्तित्व के बाद करते हैं। व्यक्ति पैदा होता है तो कुछ नहीं होता, संसार में पहले से कुछ नहीं है। कहते हैं कि व्यक्ति को अपना है वह कौन सा चयन करता। मान लीजिए किसी व्यक्ति है और रसोइया बनना चाहता है, तो रसोइया बनने का निर्णय ये स्वयं वो बनने होने के बाद रसोइया बनता है, होते रसोइया निर्माण नहीं हुआ रहता है। कोई व्यक्ति पैदा होता है, उसका अस्तित्व आता है, फिर वो डिसाइड करता है कि हमें डॉक्टर बनना है, या हमें इंजीनियर बनना है, या हमें साइंटिस्ट बनना है, या प्रोफेसर बनना है, या नेता का चुनाव करना है, या प्रधानमंत्री बनना। तो जो कुछ भी वह चयन कर अपना निर्माण करता है, अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाता है, अपने बनाता है, वह कब बनाता है? इस अस्तित्व के होने के बाद। तो कहने का मतलब सबसे पहले मेरा अस्तित्व आता है, इसके बाद सब कुछ है। क्लियर हो रहा ना यहाँ तक? जी सर। ठीक है। जी कहता कि मानव ये नहीं स्थिति है कि कोई कारीगर है या कुर्सी और मेज की तरह हम हैं, कि हमारे पहले से कारीगर ने हमारा निर्माण कर दिया, आज निश्चित कर दिया है कि हमें किस रूप में ढलना का है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम्म। मानव अस्तित्व, अस्तित्व है, पहले अस्तित्व है। सार जो बनना है, सार कर सकता है जो बनना है, जो निर्माण अपना करना है। ठीक है ना?
वह कब होता है? पहले अस्तित्व के आने के बाद। क्लियर हुआ ना? भाई हम प्रोफेसर बनना है तो हम प्रोफेसर कब निर्माण निर्णय कि पहले मेरा अस्तित्व आया। मैं अगर नहीं पैदा हुआ होता तो मेरा मैं बनता कहाँ से? भगवान ने जब पैदा होते व्यक्ति निर्माण कहाँ से निश्चित हो जाता है? अगर सबको होता सब जो चाहे डिफाइन पहले से रहता। हम बनना चाहते डॉक्टर और पहले निश्चित होता तो हम कुछ बनना चाहते बनते कुछ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। व्यक्ति स्वयं जी। निर्माण करता है कि उसे क्या बनना है। भाई आप पीएचडी करना चाह रहे हो तो ये निर्णय आपका ही है। एमए तो बहुत बच्चे पास किए, जी सब सर। निकल गए। क्या सब पीएचडी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। नहीं। कुछ लोग व्यवसाय कर लेते हैं। तो सार कौन निर्माण करा? सार व्यक्ति ही अपना निर्माण करता है, जी। पहले से डिफाइन होता है। तो सबके लिए एक ही फॉलो करता, सब पीएचडी करने लगते या सब डॉक्टर ही बनने का प्रयास करते। लेकिन ऐसा पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं है। जो कुछ होता है व्यक्ति के आने के बाद, उसके अस्तित्व के बाद होता है। ठीक है ना? शास्त्र कहता है, और फिर इसीलिए ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानता है। कहता कि एक सामान्य सी धारणा होती है कि इस जगत की रचना या व्यक्ति की रचना ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने पहले से निर्माण करता है। और तो होता क्या है, अगर ईश्वर की सत्ता मान ले तो व्यक्ति की स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाएगी। देखिए अस्तित्व दो तीन मुख्य विषय पर टिकता है। क्या है? एक था स्वतंत्रता। अस्तित्व तभी है जब स्वतंत्रता हो। अगर फ्रीडम नहीं है तो अस्तित्व जैसी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। फ्रीडम है तभी तो हम चयन कर सकते हैं कि हमें क्या बनना है। अगर हम फ्रीडम ही नहीं है तो आप कैसे निश्चित कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है? तो फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट। फ्रीडम फिर होता क्या? फिर मूल्य, व्यक्ति मूल्य का निर्माण। मतलब ये कहता है कि जैसे एक नैतिक नीतिशास्त्र में क्या था? नीतिशास्त्र में ये था कि वहां से कुछ मापदंड होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं जिनके अकॉर्डिंग व्यक्ति कार्य करता है। यही तो होता है नीतिशास्त्र पढ़ाई होती है। अस्तित्ववाद नीतिशास्त्र में ऐसा कुछ नहीं कि पहले से कोई शाश्वत मूल्य है। सामान्य यही मतलब कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं, जैसे सत्य मूल्य होता है, ईमानदारी मूल्य है, धर्म सहिष्णुता मूल्य है। ये सब कुछ नैतिक मूल्य होते हैं जिनको माना जाता है कि शाश्वत मूल्य होते हैं। व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम कोई कोई निर्णय लेता है। शास्त्र कहता है कि ऐसा कोई शाश्वत मूल्य नहीं है। मूल्य व्यक्ति स्वयं बनाता है। ठीक है? मूल्य बनाने के पहले तक कोई शाश्वत नियम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि व्यक्ति जब भी कोई मूल्य बनाता है तो वह यह सोच के बनाता है कि यह मूल्य सही होगा, सभी व्यक्तियों के लिए लाभकारी होगा। ठीक है ना? जी। क्लियर हो रहा है जी। ना? जी सर। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है सर। क्योंकि सामान्य विचारधारा से अलग अस्तित्ववादी विचारधारा है। जी। ठीक है ना? जी। और कहते क्या कि मनुष्य का अस्तित्व ही उसके चुनाव चुनाव से ही सिद्ध होता है। चुनाव मतलब चयन की स्वतंत्रता। भाई आपके व्यक्ति आता है, उसके पास इस चयन के विकल्प है ना कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कि प्रोफेसर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, कि सेना में जाएगा। तो चयन की स्वतंत्रता है ना, अस्तित्व है। इसी को कहते हैं चयन की स्वतंत्रता। मतलब आपके पास चयन विकल्प हैं कि आप क्या बनते हैं, अपना व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करते हैं। डेकार्ट के अकॉर्डिंग अलग उनकी फिलॉसफी है। डेकार्ट थे, बाकी दार्शनिक थे, वो सब कहते हैं पहले एसेंस आता है, फिर व्यक्ति जो वो अस्तित्व के पहले चेतना कहते हैं। ये तो कहते हैं ना प्रत्यय, आइडिया। जी। कोई भी चीज़ निर्माण करते हैं पहले उसका आइडिया आता है। जब कारणता सिद्धांत वस्तु प्राप्त तो कहते थे ना विचार, व्यक्ति के अस्तित्व मस्तिष्क में विचार आता है। तो जी। कहते हैं कि मनुष्य जो है, मानव जो है कोई यंत्र नहीं है, कोई मशीन नहीं है कि इसके बनाने वाला कारीगर जो है पहले से ही इसका जो है एक ढांचा की क्रिएट कर दिया है कि इसे उसी ढांचे में फिट होना है। अगर उसी ढांचे में फिट होना है तो उसकी फ्रीडम कहाँ रह गई? फ्रीडम तो तब है जब उसके पास चयन की स्वतंत्रता हो। ठीक है? तो उसके अस्तित्व की शर्त ही है कि उसे स्वतंत्रता होना चाहिए। वह क्या वर्ण करेगा, यह वो स्वयं करेगा, तभी उसका अस्तित्व है। अगर हम अपने वर्ण मतलब कि चुनाव, ठीक है ना? अगर हमें चुनाव करने की स्वतंत्रता नहीं हो तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व की पहचान ही यही है कि हमें सब ऑप्शन मिलता है जी। अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए। इसीलिए बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट पढ़े होंगे, अस्तित्व सार का पुरोगामी है। ये बहुत क्रांतिकारी विचार था इनका जो है। ठीक है ना? जी। क्योंकि सामान्य धारणा के विपरीत चल रहे थे ये जो। क्यों सामान्यतः यही था कि पहले आता था मैं अपने पहले सार आता है, फिर आइडिया आता है, फिर चीजें अस्तित्व आता है। इन्होंने कहा नहीं, अस्तित्व हाँ ये है कि हम संसार अस्तित्व जब संसार में आते हैं उस पे मेरा बस नहीं है। परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है, जैसे माँ बाप हमारे हैं, वहां मेरा बस नहीं है, क्योंकि वहां तो हम आ गए ना, वो वहां चयन का विकल्प हमारे पास नहीं है कि हम अपने माँ बाप का चयन कर सकते हैं या किस घर में पैदा हो जाए।
अमेरिका में पैदा हो जाए कि इंडिया में पैदा हो जाए, परिस्थितियां स्थिति का हम चयन नहीं कर सकते हैं। ये तो बाधा है, यहाँ तक तो परिवेश है, लेकिन ये कब अस्तित्व होने तक है। लेकिन जहां हमारा अस्तित्व आ गया, उसके बाद अपने सार का निर्माण करना यह व्यक्ति के हाथ में ही है। ठीक है ना? क्लियर? जी आप स्वतंत्रता की इतनी बड़ी बात करते हैं कि अस्तित्व के मतलब निर्माण। इसलिए सार्त्र को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, मालूम है ना? लेकिन नोबेल पुरस्कार इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। अच्छा याद है? हाँ, नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, इन्होंने नोबेल पुरस्कार रिफ्यूज कर दिया। भाई अस्तित्ववादी फिलोसफर था, इसका था व्यक्ति के अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, क्या है वो। ये घटना बड़ी अच्छी घटना थी उस समय कि जब जर्मनी का आतंक चल रहा था, ठीक हाँ है, अच्छा तो अच्छा जर्मनी में, ये फ्रांस का रहने वाला था, तो फ्रांस में भी जो है उसने आक्रमण किया। तो आक्रमण कर दिया तो उस समय एक कोई डायमाइट के जो उसकी कोई सड़क थी जो है, उसको अच्छा लगता है तोड़ नहीं पाएगा, और जर्मन ने सेना ने उसको तोड़ दिया और राइन नदी किनारे पहुंच गया, और राइन नदी क्रॉस करके मतलब क्रॉस से सेना को परास्त कर दिया। फिर इसने अपने पेपर में एक आर्टिकल निकाला था, पेपर में आर्टिकल ये निकाला था कि जब जर्मन की सेना उस नदी को क्रॉस करके आ रही थी, तो वहां एक धोबिन जो है, जो कपड़े धुलती हैं, वो धुल रही थी। तो उसने देखा कि ये जो ड्रेस पहन के कुछ सैनिक आए हुए हैं, और ये हमारे देश के नहीं लगते हैं, ये कुछ और हैं। तब उससे उत्सुकता होती है और पुल पे जाती है। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक था वहां, जो मैग्नेटिक कोई रोड थी जो है थी, उसको तोड़ के आया था। तो ये जब राइन नदी के पास पहुंचता है, तो धोबिन कहती है कि जब पूछती है, उत्सुकता होती है स्वाभाविक देख के कि भाई आप कौन हो, कैसे यहाँ आ गए, आप हमारे देश के तो नहीं लगते। उसने कहा कि नहीं, मैंने जर्मनी को हरा दिया है और जर्मनी हमारा गुलाम हो गया है। अच्छा तो धोबिन कहती है कि जर्मनी को आपने हरा दिया, अरे फ्रांस को हरा दिया, ये तो संभव नहीं है कि फ्रांस हार जाए, और आपने सेना को हरा दिया, फ्रांस को कहाँ हरा दिया? जो फ्रांस तो में हर व्यक्ति जो है लड़ने के तरफ, फ्रांस इतनी जल्दी गुलामी स्वीकार नहीं कर सकता जो है। तो कहता है क्या बोलते हो, तो उसे दौड़ाता है, तो वो जो वहां जो नदी पुल के बगल में ईंट पत्थर पड़े रहते हैं, वह ईंट पत्थरों से उस सैनिक के ऊपर वार करती है, फेंकती है, जितना कर सकती है उतना करती है, लेकिन सेना थी, सेना ने उसको मार देती है। जब सेना मार देती है, तो दूसरे दिन पेपर में जब ये घटना प्रकाशित होती है, तो पूरी जनता में एक कौतूहल पैदा होता है कि एक धोबिन ने जर्मनी की सेना को चैलेंज कर दिया, तो हम फ्रांस वाले क्यों इनकी सत्ता स्वीकार कर लें, हम सब जी इकट्ठा होके इनसे युद्ध करेंगे। तो सारी सेना, सारे लोग इकट्ठा होते हैं, और कुछ दिन बाद जर्मनी को भागना पड़ जाता है। फ्रांस वाले जो है उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो फिर जब सत्ता बदलती है, सत्ता आती है, फिर ये होता है कि वो धोबिन कौन थी कि जो पूरे राष्ट्र में इतना बड़ा देश प्रेम पैदा कर दिया। तो जी उसकी खोज होती, पता चलता है कि सारे धोबी में धोबिन नाम कहीं कोई वस्तु थी ही नहीं। तो ये हुआ कि घटना प्रकाशित किया, उससे पूछा जाए भैया ये बताओ, धोबिन तो कोई थी ही नहीं यहाँ, जो धोबिन अच्छा मरीन हो, किसी गांव की बस्ती की औरत मरी हो जो है। तो शास्त्र कहता है कि नहीं, धोबिन कोई नहीं थी, ये तो मेरी एक कल्पना थी। मैं व्यक्ति के अस्तित्व को पैदा करना चाहता था कि व्यक्ति अपनी पहचान बना सकता है, दूसरे के भरोसे क्यों है वह। ओ वाह तो कहता है इसलिए ये मेरी कल्पना में थी, मैं कल्पना लाया और देश प्रेम जागृत हुआ। हम्म तो कहता देखिए अस्तित्व क्या हुआ, सार निर्माण, व्यक्ति क्या निर्माण स्वयं किया उसने, कि कल्पना लाके उसने इमेजिन कर दिया। इमेजिन जब अपने लोगों ने पढ़ा तो अपने आप उसको तोहल, बस उसमें अपने आप जो है साहस पैदा हुआ। एक जी छोटा सा कपड़ा धोने वाली कर सकती है, तो हम इतनी बड़ी जनसंख्या क्यों नहीं विरोध कर सकते हैं। तो उसकी इस घटना के बदले में उसको नोबेल पुरस्कार, इसी घटना के पत्र में जो निकला था जो है कि राष्ट्र प्रेम जगाया उसने, इसी के उपलक्ष्य में उसे जो है ये नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था। लेकिन वह कहते हुए इसलिए अस्वीकार कर दिया कि नोबेल पुरस्कार उन देशवासियों के द्वारा दिया जाता है जो मानव जाति का शोषण करती है। ठीक है, हम्म तो अस्तित्ववादी विचारक होने के कारण यह पुरस्कार तो ले ही नहीं सकता था। ठीक ठीक है, इसलिए अस्तित्ववादी, तो सोचे किस टाइप का अस्तित्ववादी विचारक क्या था कि व्यक्ति को दिखाया, प्रूफ किया उसने जो कि अस्तित्व से व्यक्ति का निर्माण स्वयं होता है। ठीक है हम्म ना? तो ये होता, अब होता क्या घटना के अस्तित्व, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ये फ्रीडम स्वतंत्रता होती है। उत्तरदायित्व की भावना, भाई जब स्वतंत्र आप होगे कोई कार्य करते हो, इतिहास में हम लोग यही तो पढ़ते हैं, संकल्प स्वातंत्र फ्रीडम है, और स्वतंत्रता पूर्वक कोई कार्य करते हैं तभी नैतिक निर्णय होता है। भाई पशु पे, पागलों पे हम नैतिक निर्णय क्यों नहीं देते बच्चों, छोटे बच्चों, क्योंकि उनकी स्वतंत्र विवेकशील कार्य नहीं, उनकी संकल्प स्वतंत्र नहीं रहता है, उन्हें पता ही नहीं रहता वो कर क्या रहे हैं। ठीक है ना। ये क्या कहता है कि स्वतंत्रता है इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब होता क्या, कुछ लोग स्वतंत्रता से भागने के लिए बहाना बहाना ढूंढते हैं कि ये मैं नहीं था, दूसरे के ऊपर डालने का प्रयास करते हैं कि इस लाइबिलिटी से मैं बच जाऊं। ठीक है, सुबह जैसे सो रहा है आदमी, उठ नहीं पाया तो कहेगा अरे उठ नहीं पाया, गलती हो गई, तो ये नहीं कहेगा मैं उठ नहीं पाया, या तो अपने मम्मी ऊपर चिल्लाएगा आपने उठाया नहीं, हाँ नहीं उठ गए तो टाइम से उठ गए तो टाइम से चले गए होते, दूसरे पर डाला। या तो फिर कहेगा अरे अलार्म ही नहीं बजा जो है, मेरी क्या गलती, मैं तो अलार्म लगा सोया था, अलार्म नहीं बजा जो है। मतलब अपनी गलती को दूसरे पे डालने का प्रयास करता है, सीधा जी। से सीधा। क्योंकि उत्तरदायित्व से इसीलिए उत्तरदायी बचना चाहता है ना, कि मैं लेट क्यों हो गया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी न हो। यही तो रीजन होता है ना, दूसरे पर डाल देता है उठते ही, कि जी। मैं नहीं, अगर आप उठा दी होती तो मैं उठ जाता, कि उनका कार्य नहीं था उठाना, न कहा था, लेकिन क्या अपने को बचाना था, अपने के हम्म। बचाव में जो है ये कार्य करता है। तो शास्त्र कहता है कि ये गलत बात है, स्वतंत्रता आपकी दूसरे पर डालना ये गलत, इसी को कहते हैं दुरास्था। जैसे कहता है कि एक कहता है, जैसे अब्राहम, एक उदाहरण देता है कि अब्राहम है, उसे रात में स्वप्न आता है कि तुम अपनी सबसे प्यारी चीज हमें दे दो। ठीक है, मतलब प्यारी चीज ईश्वर को तभी दे सकता है जब उसको खत्म कर दे। तो उठता है, सोचता है सबसे प्यारी चीज हमारी क्या हो सकती है, तो दिमाग दौड़ता है। अमूमन सबको भाई सबसे प्यारा सबका बेटा ही होता है, उससे प्यारा दूसरा कुछ नहीं होता। जी। उसने उस आदेश के अकॉर्डिंग अपने बेटे की जो है हत्या कर देता है, और कह देता है कि ये फला फला ईश्वर का आदेश था, उस आदेश के अकॉर्डिंग मैंने ये ईश्वर को दे दिया, इसकी लायबिलिटी मेरी नहीं है। ठीक है, तो शास्त्र कहता है कि आप इस कार्य से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बचा सकते हैं, कहता है कि नहीं, यह जो आपने कार्य किया है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है, क्योंकि आपके पास यह विकल्प था। विकल्प क्या था, आप ईश्वरीय आदेश का पालन न करते। ईश्वर ने आदेश आपको दिया, स्वप्न आदेश पालने के लिए कोई मजबूरी आपको नहीं थी, आप चाहते उस आदेश का पालन न करते, इग्नोर कर जाते, भाई मैं नहीं कर सकता ऐसा, और इससे आप बच जाते जो है। लेकिन आपने क्या किया, आपने चयन ही यह किया है कि मैं ईश्वर के आदेश का पालन करूंगा, इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होती है, ये आप नहीं कर सकते मैं दूसरे के आधार पर किया। क्लियर हो रहा है ना। मतलब कहता है जी। कि विकल्प ऑप्शन हो सकता है, परिस्थितियों में ऑप्शन की कमी हो जाए, ऑप्शन कुछ कम हो जाए, लेकिन हम्म। ये नहीं हो सकता कि ऑप्शन समाप्त हो जाए। भाई हम्म। रास्ते में से आप जा रहे हो, आपको 3 लोग खड़े हो जाए और आपको पकड़ लिए, एक बंदूक दिखाए और कह दे भैया सारे सामान दे दो। भाई अब आप क्या करोगे, आपने उठाया सारा सामान पकड़ा दिया उसको, कह दिया हम्म। भैया मैं क्या कर सकता था, वो मेरी जान की रक्षा करना था इसलिए मैंने सारा सामान वहां दे दिया, मैं यहाँ तक सामान आप उपस्थित नहीं ले आ पाया, इसके लिए मेरी लायबिलिटी नहीं है। छात्र कहता ये भी नहीं, गलत है, यहाँ भी जिम्मेदारी व्यक्ति की बनती है, यहाँ भी उसके पास ऑप्शन है। वह चाहता तो वहां से भागने का प्रयास कर सकता था, वह चाहता तो उससे लड़ भी सकता था, हम्म। लेकिन उसने इन सारे ऑप्शनों में से सबसे श्रेयस्कर क्या समझा कि उठाओ भैया अपना सामान, इसको पकड़ाओ और यहाँ से फुट लो। हम्म। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, स्वतंत्रता यहाँ भी समाप्त नहीं है। ठीक है, आप सोचो किस हद तक स्वतंत्रता की बात वो करता है, कि जी। व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो ही नहीं, इसीलिए एक स्टेटमेंट नहीं आता है, मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। अभिशप्त है। जी। जी। ठीक है ना, स्वतंत्र उसका अस्तित्व की पहचान ही स्वतंत्रता, अगर स्वतंत्रता ही फिर खत्म हो जाए तो उसके अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। जी सर। फ्रीडनेस किसी भी कीमत पे खत्म नहीं हो सकती है, कुछ हद तक सीमित हो सकती है कि चयन में ऑप्शन में आपके कमी हो जाए, लेकिन पूरी तरह से कोई कह दे नहीं अब मैं स्किल मैं हूं ही नहीं, फ्रीडम मेरी नहीं थी यहाँ, तो कहता है ये संभव नहीं है। आप किसी से कोई चीज पूछते हैं कि अच्छा आप बताइए मैं इसको क्या करूं जो है,
आप पूछते इसलिए हो, सोचते हो कि ये उत्तर हमें दे दे, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इसके ऊपर डाल दूं। किसी से सलाह लेने का यही तो रीजन होता है, ठीक ना? जी। जैसे मुद्दा जो चलता था, राम और उसके राम मंदिर वाला चलता था, राष्ट्रपति के पास जाता था, राष्ट्रपति सलाह लेने के लिए उसको भेज देते थे जो है सुप्रीम कोर्ट के पास। क्यों भेजे थे? इसीलिए भेजे थे ना कि इसका जो भी निर्णय हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं बच जाऊं। जो सुप्रीम कोर्ट हमें सलाह देगा, मैं वो आदेश कर दूंगा, और आदेश कर दूंगा तो बच ऐसे जाऊंगा, सरकार बच ऐसे जाएगी। कहती भैया मैं तो जो है आज परमिशन लिया था, वहां सलाह मांगा था, मशविरा मांगा था, और सुप्रीम कोर्ट ने हमको यह राय दिया है, उस राय के अकॉर्डिंग मैंने कार्य किया है। ठीक है ना? तो ये यही तरीके, यही रीजन होता है ना। तो लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि ये भी बात ठीक नहीं है। आप ये निर्णय तो आपका है ना कि आपने मशविरा लिया, सलाह मांग रहे हैं, तो सलाह जब आप मांग रहे हैं तो आप इस निर्णय से बच कैसे सकते हैं? आप चाहते स्वयं उसको रिफ्यूज कर देते कोई भी चीज। अजय सात्री है, सात्री का और एग्जाम्पल देता है, बहुत बढ़िया देता है। कहता है कि एक व्यक्ति है, वो अपने माँ बाप का इकलौता संतान है, और उसकी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है। वह सैनिक है, सैन्य में काम करता है, और सैन्य में काम करता है, और संजोग यह है कि वह छुट्टी लेके आया रहता है, और उसी समय वहां से लेटर युद्ध देश पे आक्रमण हो जाता है, और उनके यहाँ से एक लेटर आता है कि आपकी छुट्टी निरस्त की जाती है, आप तत्काल प्रभाव से अपनी ड्यूटी कार्यभार ग्रहण करिए। अब वहां इसके सामने ये दुविधा आती है सैनिक के सामने कि करे तो करे क्या करे। अपने माँ बाप की, माँ की सेवा करे जिसकी इकलौती संतान है, उसकी देखभाल करने वाला इसके सिवा कोई दूसरा नहीं है, या फिर देश जो सबकी माँ है उसकी रक्षा करने के लिए मैं वहां जाऊं। तो एक पत्र लिखता है, उस पत्र को छात्र को भेजता है कि इस दुविधा की स्थिति को मैं क्या करूं, कैसे संभालूं जो है। छात्र बकायदे उस पत्र को वापस कर देता है, कहता है कि आपको जो भी निर्णय लेना है ये आप ही निर्णय लो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे आपने ये निर्णय लिया कि मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, आप स्वयं डिसीजन लीजिए। ठीक है ना? जी। क्लियर हो रहा है? जी सर। मतलब कि स्वतंत्रता खत्म हो ही नहीं सकती। अब होता क्या है, इस स्वतंत्रता चक्कर क्या है, स्वतंत्रता से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सारी समस्या की यही जड़ है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी न आवे तो किसी को कोई डर न रहे, हम फ्री होने से जो भी कार्य करें। लेकिन हम डरते कहाँ से हैं? उत्तरदायित्व की भावना से, कि अगर हुँ, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। भाई मैन बीइंग मैन क्या है? हम अगर कोई कदम उठा के हम 4 कदम से रोड पे चलते हैं और हमको कोई फॉलो करता है, यदि उसके साथ मेरे इस कदम जो मैं रास्ता चुना हूँ, इस रास्ते से अगर गड़बड़ कुछ हो गया, तो ये होगा कि अपने लिए तो उत्तरदायी हूँ ही हूँ, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिसने मेरे लिए फॉलो किया है कि मैं आगे-आगे जा रहा हूँ, तो मैं सही ही जा रहा हूँगा, पीछे वाला यही फॉलो किया है। तो मैं अपने लिए उत्तरदायी तो हूँ ही, लेकिन अपने साथ मैं उनके प्रति भी उत्तरदायी तो हूँ, जिसने हमें फॉलो करते हुए यह रास्ते का चयन किया और यहाँ ये गड़बड़ी हो गई। ठीक है ना? यही भय, इसी भय से, इसी से आदमी भागने का प्रयास करता है। यहीं आता है दुरास्था, बैड फेथ। हुँ, ठीक है? जिसको कहते हैं आत्म प्रवंचना। मतलब कि जो चुनाव है, उस चुनाव के भगने का प्रयास आदमी करता है। हुँ, वो दूसरे पे डालने का प्रयास करता है कि भैया इससे बचें कैसे? ये जो तीव्र वेदना, भाई चयन करना जब आता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करता है, तो एक वेदना उसमें उत्पन्न होती है, तीव्र वेदना आती है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? वेदना आती है। जैसे जी। आपके सामने आ जाए, मरीज हो, आपको इलाज कराने के लिए ले जाना हो। अबे भैया आप निर्णय लो कहाँ जाना है, कि हार्ट अटैक आ जाए। अब आपके सामने वेदना आया ना कि यार इसको लेके सीधे जो है हार्ट अटैक के बड़े हॉस्पिटल में ले जाएँ, बगल में जो है यहाँ लेके जाएँ। यही समस्या आती है कि निर्णय क्या हुँ, लें, वेदना आई कि अगर साला वहाँ बड़े हॉस्पिटल में ले गए और मान ली वहाँ पहुँचने के रास्ते में इसकी डेथ हो जाए, तो इससे बेटर था कि हमें अपने बगल नज़दीक में ले जाना चाहिए था। हुँ, नहीं तो यही सब हमें कहेंगे कि उतना दूर जाने की क्या ज़रूरत थी, तत्काल से हार्ट अटैक आया तो उनको नज़दीक वाले में ले जाना चाहिए था। तो आदमी इसी वेदना से बचने का प्रयास करता है कि निर्णय हमें ना लेना पड़े, और वह निर्णय दूसरे पर प्रयास करता है, दूसरा कोई हमको बता दे भैया कि कहाँ चले जाएँ। जब कहाँ चले जाएँगे, कोई घटना घट जाएगी, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ठोक देंगे उसके ऊपर कि इन्हीं ने तो कहा था कि हम यहाँ चले जाएँ। ठीक है ना? जी, तो जी। यही दुरास्था, अपने आप को बहाना खोजता है, दुरास्ता पर को बहाना।
उत्तरदायी से बचने का बहाना खोजता है। हम क्या करें, पढ़ के तो बहुत बढ़िया गए थे लेकिन पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया। जी सर। ठीक है? जो पढ़ के नहीं गए, सारे क्वेश्चन पढ़े थे, सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं पढ़े थे और सारे वही 5 क्वेश्चन आ गए जो हमने पढ़े नहीं थे। हुँ, ये बहाना, व्यक्ति जो है बहाना करके बचने का प्रयास करता है। यही होता है कि इस परिस्थिति में वो ऐसा कारण खोजने का प्रयास करता है जिस कारण से मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाऊं। ठीक है? हुँ, अब देखो क्या होता है, कुछ लोग दुरास्था को समझते हैं झूठ। तो दुरास्था और बैड फेथ और झूठ में एक अंतर होता है। अंतर ये होता है, झूठ में एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है। कि मतलब झूठ कोई चीज से मैं हूँ, यदि आपसे कोई झूठ बोल रहा हूँ तो हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे ये मालूम है सच क्या है, उस सत्य को छिपा करके मैं दूसरी चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है? अब आप जो सुन रहे हो उसे तो आप यही सत्य मानोगे। जी। यही मान लो आप अमेरिका में कभी नहीं गए, मैं आपसे बताया कि अमेरिका का प्रति ये है, आपको जानकारी नहीं है। आपका स्रोत यही कि मैं जो बता रहा हूँ वही आप जानोगे, उसी को सच मान लोगे जो है। तो झूठ में क्या होता है, वक्ता और श्रोता, इसमें व्यक्ति की 2 कम से आवश्यकता पड़ती है झूठ बोलने में। 2 से कम में तो काम चलेगा नहीं। 3, 4, 5 हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं। लेकिन 2 कम झूठ बोलने में कम से कम 2 की ज़रूरत तो पड़ेगी, जिससे बोलें कम से कम। अपने आप से क्या बोलते रहे, भई सोते रहो, जो चाहे बोलते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है? जी, जी। समाज को क्या बना देना? लेकिन समस्या क्या आती है, समस्या आती है जब 2 लोग, लेकिन यहाँ जो ये आत्म प्रवंचना, ये जो बैड फेथ है, इसकी स्थिति क्या है, यहाँ झूठ बोलने के लिए कोई दूसरा नहीं है। हम अपने आप से ही झूठ बोलते हैं। यहाँ हुँ, वक्ता ही श्रोता है। ठीक है ना? हम अपने आप ही अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ लेते हैं। दूसरा कोई यहाँ नहीं है। ये होता है दुरास्था। अपने आप से ही झूठ बोलना, अपने आप से ही उस लायबिलिटी से बचने का प्रयास करते हैं कि भैया ये कार्य हो जाए और इसकी लायबिलिटी हमें ना झेलनी पड़े। हाँ जी, ठीक है ना? जी, ये होता है दुरास्था। क्लियर हुआ? जी सर। अब दुरास्था का प्रकार बताता है कि एक तो कहता है कि जैसे कि अपने को वश के रूप में ढाल लेना, दूसरा होता है कि भूमिका के रूप में। ठीक है? 2 एग्जाम्पल देता है। जी, एक एग्जाम्पल कहता है कि व्यक्ति अपने आप को वश के रूप में ढाल लेता है। ठीक है? हुँ, कि वो अपने आप को ऐसा शो करता है कि वह एक चैतन्य प्राणी नहीं है, चेतना उसमें नहीं है। वो अपने आप को अचेतन स्थिति की तरह प्रकट करता है। ठीक है? दूसरा है वो क्या नाम है उसमें, वेटर की एग्जाम्पल देता है वेटर वाला। कि हुँ, हाँ, वेटर का है कि अपने आप को दूसरे के आदेश पे ढालना, भूमिका। ठीक है? जी, भूमिका के रूप में अदा करना। वह ये मान लेता है कि यह जो कार्य है, जो वह लिया हुआ है, वेटर का या आप कहो, दर्जी कहो या प्रेस करने वाला हो या जो भी व्यक्ति अपने कार्य, वही वो वर्कर, मतलब जो भी व्यक्ति कार्य करता है, वह मान लेता है कि होता क्या, अपनी स्वतंत्र इच्छा से करता है। भाई पंसारी का निर्णय तो किया, मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से बना हूँ। धोबी बना हूँ तो अपनी इच्छा से बना हूँ। वेटर बना हूँ तो अपनी इच्छा से बना हूँ। प्रोफेसर किया हूँ, बना हूँ तो अपनी इच्छा से बना हूँ। तब जो भी मैं बनता हूँ अपने इच्छा से बनता हूँ। हुँ, लेकिन मान क्या लेते हैं कि हमें ऊपर एक थोपा मान लेते हैं कि हमें किसी ने थोप दिया है। ठीक है? हमें कोई भूमिका मिली है, इस भूमिका को हमें निर्वहन करना। ठीक है ना? हुँ, मेरी भूमिका ऐसी स्थिति है, तो इसमें मेरे आचरण में 2, एक तो मेरी नज़र पड़ती है, दूसरा जो हमें देखता रहता है। 2 की स्थिति आती है ना, एक तो आचरण है, जब वेटर वेटर रूप में कार्य करता है, एक तो वो है कि उसे वेटर की भूमिका को अदा करना है। दूसरा क्या, सामने वाला जो उसको वेटर के रूप में देख रहा है जो है, ठीक है? अब वो करता क्या है, अपनी गतिविधियों से इस प्रकार के भाव प्रकट करता है कि जैसे वह कोई एक स्वतंत्र चेतन नहीं है, वह एक वेटर है, एक कार्य करने वाला व्यक्ति है, जो कि वेटर की पूरी भूमिका में है, वेटर की तरह सारे आदेशों का पालन करता है और उसी के रूप में ढाल देता है, जैसे बुलाते हैं, वैसे वो आएगा, सर झुकाए रहेगा, आप जो चाहो कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि मानता है कि मैं वेटर हूँ, वेटर को बोलने का राइट नहीं है। ठीक है? अगर जी, वह वेटर की भूमिका में ना हो और कोई उसे एक गाली भी दे देता, तो सीधे अटैक कर देता, प्रतिक्रिया तो ज़ाहिर कर ही देता, ना कुछ तो गाली दे ही देता जवाब में, क्रिया में। लेकिन वो यह नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो मान लिया है कि ये मैं वेटर हूँ और वेटर का कार्य ही है गाली सुनना। हमें प्रतिक्रिया देने का, भाई पहले क्या था, बदुआ मज़दूरी होती थी, यही तो थी बदुआ मज़दूरी चलती थी, जो पहले चलता था। बदुआ मज़दूरी में क्या था, वो अपने आप को छोड़ देता था मालिक पे।
मालिक उसके साथ चाहे जैसे करता तो कुछ भी नहीं बोलता था, क्योंकि उसके मन मस्तिष्क में यही रहता था कि मैं बंधुआ मजदूर हूँ, मैं गुलाम हूँ, मुझे गुलामी में रहते हुए कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना? सब क्या करते हैं, जितने भी पेशे वाले हैं, पंसारी हो, चाहे दर्जी हो, चाहे कोई भी कार्य करने वाला हो, ये सब क्या करते हैं, समाज दिए गए अपनी भूमिका का सिर्फ निर्वहन करते हैं और समाज के लिए कार्य करते रहते हैं। ठीक है ना? क्योंकि लेकिन इनमें चेतना, जो स्वतंत्रता होती है, जो अस्तित्व की बात होती है, वह स्थिति नहीं आती है। अगर वह स्थिति आ जाए तो फिर ये पंसारी जो है या वेटर जो है, वेटर के रूप में कार्य नहीं कर सकता। ठीक है ना? वो चाहे तो अपनी स्वतंत्र संकल्प है, वो चाहे तो वेटर की भूमिका छोड़ दे, हमें वेटर नहीं करना, यहाँ बड़ी जलालत होती है। लेकिन वह अपने संकल्प स्वतंत्रता का जो है इस्तेमाल ही नहीं करता है। वह सोचने लगता है कि यह जो भूमिका मुझे मिली है, यह नियत नहीं है, भाग्य ने हमें पहले से ही बाँध दिया, भाग्य के द्वारा ही मिल गया है, और छोड़ देता है कि क्या करें, हमें भगवान ने लिखा ही ऐसा था कि हमें वेटर का काम करना, यही होता है ना साधारण में, व्यवहारिक बातें है, क्यों उद्धव? जी सर, यही यही है। तो होता है ना? हाँ सर। कि रियलिटी है कि आदमी छोड़ देता है कि इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऊपर वाले ने ऐसा लिख ही दिया है कि हमें ये मिल गया है और हमें इसी में अपने जीवन का निर्वहन करना है। ठीक है? जी। जबकि वो जब चाहे तब छोड़ सकता है। सातव तो इसीलिए ईश्वर की भी नहीं मानता है। कि अगर ईश्वर का मान लें तो ईश्वर जो हमें जैसा चाहे वैसा बनाएगा। ईश्वर हुँ, निश्चित कर देगा। ईश्वर को खेल करने का बड़ा रीज़न यही था सात्विक का, कि जो सामान्य परिकल्पना यही है कि ईश्वर निर्माण कर देगा, तो ईश्वर हमारे सब कुछ निश्चित कर देगा। कर्म सिद्धांत निश्चित कर देगा कि जो मिल रहा है नियतिवाद आ जाएगा कि पहले का भाग्य है, इसी अनुसार भाग्य से ही हम बन रहे हैं। तो कहता है भाग्य की क्या होता है? व्यक्ति तो स्वयं निर्णय करता है, तो नियतिवाद का विरोध करता है एक प्रकार से। नियतिवाद यही है ना कि सब कुछ पहले से स्थिर है, हमें क्या बनना है, उसकी व्याख्या तो यही नियतिवाद को होती है। पहले जी। से निर्धारण है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें प्रधानमंत्री बनना है। अब ये क्या कहता है कि ऐसा कुछ थोड़ी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो कौन जानता था? तो चाय बेचते थे। जी। लेकिन उन्होंने तो चयन किया कि हमें ऊँचाई तक जाना है। जब चयन किया तो उसी के रूप अपना जो है एसेंस तैयार किया। यही तो हुआ ना, अपना सार निर्माण किया, धीरे-धीरे हुँ, बढ़े, वहाँ तक पहुँच गए। अगर वो भाग्य विधाता पे ही छोड़ देते, तो वही चाय बेचते रहते। हुँ, ऐसा तो होता नहीं है। तो कुछ लोग बहुत बड़े घर में होते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं, जी। वहीं पड़े रह जाते हैं। तो यही कहता है कि व्यक्ति का अस्तित्व उसके चयन। दूसरा क्या कहता था, एक अपने आप को वस्त्र के रूप में ढाल देना, जिसमें वो एक स्त्री का एग्जाम्पल देता है कि प्रेमी प्रेम का एक स्त्री और पुरुष कहीं बाहर जाते हैं, उसे स्त्री को पहली बार बाहर घुमाने ले जाता है। तो जिस समय वो निकलते हैं उसी समय उसको मालूम है कि इसकी मन स्थिति क्या है, ये हमसे क्या चाहता है, फिजिकल रिलेशन। लेकिन वह क्या करती है कि प्रेम प्रसंग में उसके साथ चल देती है, चलती है। तो उसके पास तो देखिए तत्काल है, अगर तत्काल वो रिजेक्ट कर दे, नहीं मना कर दे, तो चीजें यहीं खत्म हो जाए। लेकिन वह क्या कहते हैं, निर्णय लेना ही नहीं चाहती, न यस न नो। वह आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती है। वह जो कहता है सर में हाँ मिलाती रहती है। हाँ क्या, हाँ न हाँ है न नो। तो यस या नो, तो यस या नो की चीज जब दोनों नहीं रहती है, तो अगला व्यक्ति अपने अनुसार उसकी व्याख्या करता है। अगर कोई पूछे आपसे यस है कि नो है, और वो आप कहो यस भी न बोलो, नो भी न बोलो, तो सामने वाला को यस अच्छा लगेगा, तो कहेगा भैया इनकी सहमति है। फैक्ट बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? जी। क्यों उधर? ये जी फैक्ट सर। होता है ना। जी। अगर सामने वाला कोई रिप्लाई न दे, न यस हो न नो, तो उसके जस्ट सामने वाला फिर उसकी व्याख्या अपने अनुरूप करने लगता है। हुँ, हमें यदि यस अच्छा लगता है तो हम कहेंगे ये मेरी इसकी प्रति यस न नो करा, इसका मतलब है सहमति है। हुँ, अगर सहमति नहीं होती तो विरोध करता, और अगर विरोध करना चाहता है विरोध कर रहा था, अगर विरोध नहीं होता सहमति देती जो है, तो हर व्यक्ति हुँ, अपनी व्याख्या करता रहता है। तो कहता है फिर क्या होता है, फिर उस पुरुष का व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है। वह उसको हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ के अपने ऊपर रख लेता है। वह अब शास्त्र क्या करता है, इसी स्थिति का वर्णन करता है कि वह हाथ पकड़ता है, उठाता है, वो छोड़ देती है, हुँ, जबकि उसे प्रेम की ऊंचाई पर ले जाती है। कहते वह हाथ इस समय एक सजीव चेतना का हाथ नहीं है। जैसे एक टेबल पे एक पेंसिल है, उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये अचेतन वस्तु है। वह अपने आप को एक वस्तु के रूप में ढाल दिया है कि चेतना नाम की कोई सत्ता ही वहां, चैतन्य मतलब कि चेतना मतलब स्वतंत्रता से है, फ्रीडनेस से है। चेतना तो है जी। कि फ्रीडनेस, कोई निर्णय नहीं लेना चाहते हैं कि हम निर्णय ही नहीं, अगर निर्णय क्या हाथ पकड़ा छटक देते वहीं, तो वहीं पिक्चर खत्म, द एंड पिक्चर की। लेकिन पिक्चर का द एंड इसलिए नहीं हुआ
कि उसने स्वतंत्रता अपने वस्त्र को, उसको हाथ को एक वस्त्र के रूप में, एक निर्जीव वस्त्र के रूप में छोड़ दिया कि जैसे चाहे वैसे हाथ उठा, वहां चला गया। तो शास्त्र कहता है, 2 एग्जाम्पल देता है, यह क्या है, दूरास्था है, जबकि उसे वास्तविकता पूरी तरह ज्ञान है कि सामने वाले की मनस्थिति क्या है, वह हमसे क्या चाहता है। लेकिन फिर भी वह निर्णय लेने से बचने के लिए समय परिस्थितियों को जो है उपयोग करते हुए निर्णय से बचने का प्रयास करती है और वो अपने आप को वस्त्र के रूप में ढाल देती है। ये बैड फेथ का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। जी। देखो, शास्त्र में कि कोई सिद्धांत इनका शास्त्र का है वो नहीं कि कोई नैतिकता का कोई मापदंड आधारित हो, कुछ नहीं। इनका सीधा सा एक ही फंडा है कि व्यक्ति वही कार्य करता है, फ्रीनेस है, अस्वतंत्रता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, इसलिए व्यक्ति कार्य करता है। ठीक है। जी सर, एक वो आपको करना क्या इनका, है? वो एक है ना सर, ह्यूमनिज्म करके, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ ह्यूमनिज्म। अस्तित्ववाद मानववाद है, जी सर। यही है उस ना? जी सर, उसमें क्या लिखना होता है? बता रहे हैं, अस्तित्ववाद मानववाद ये है। होता क्या है, अस्तित्ववाद बात ये करता है, ये कह रहे हैं व्यक्ति स्वतंत्र है, वह जो कुछ करना चाहता है अपने लिए ही करता है। ठीक है ना? अपने ही सत्ता का निर्माण करता, भी हम आगे आ रहे हैं वहां जो है। अब अच्छा। मानववाद क्या होता है? मानववाद कहता है कि हमें बता दे फिर आगे बढ़ेंगे, चलो ये बताते पहले। मानववाद क्या होता है? यह मानव की समाज की बात करता है कि मानव की भलाई कैसे हो जाए। तो शास्त्र पे एक आरोप लगता है कि यह अस्तित्ववाद, इनके अस्तित्ववाद में मानववाद की जगह नहीं है। ठीक है। मानव जगह क्यों नहीं? क्योंकि मानव भलाई की, मात्र संसार की भलाई की बात तो करते ही नहीं करते हैं। ये तो एक ही चीज कहते हैं कि व्यक्ति जो है अपने फायदे की बात करे, जो उसके अच्छा लगे, स्वतंत्र होकर वही कार्य करते रहे। ठीक है ना? अब शास्त्र क्या कहते हैं कि यह अस्तित्ववाद जो है लाभप्रद है, मानववाद है, मानव की भलाई के लिए। कैसे कहते हैं उसकी व्याख्या करता है। कहता है कि यह अस्तित्ववाद मनुष्य को कर्म करने के लिए उत्प्रेरित करता है। ठीक है। कर्म करने के लिए प्रेरित क्यों करता है? क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है। स्वतंत्र है तो उसका दृश्य क्या है? आशावादी हो जाता है, लाभप्रद होता है। उसे मालूम हमें कोई कार्य करने के लिए नहीं रोकेगा तो हमारा कर्म करने में मन लगेगा। जैसे कोई कार्य आपको न कोई रोकता हो, आपको मालूम है फ्री होने करता है, तो कभी कभी ज्यादा अच्छे से आदमी कार्य करता है। हमें लग जाए बाध्य होकर काम करना पड़ा तो मेरा मन नहीं करता काम करने के लिए। ठीक है ना? तो कहता जी। प्रोत्साहन देता, मनुष्य को यह बताता है कि उसका भाग्य क्या है, दूसरे के हाथ में नहीं है। वह अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकता है। अस्तित्ववादी दर्शन तो कह रहा है ना, अस्तित्व से फायदे क्या क्या हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकता है। उसके भाग्य विधाता कोई दूसरा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है कि हम आराधना करने जाएंगे और भगवान वो कृपा करेगा और हमको राष्ट्रपति बना देगा। नहीं, भगवान कृपा करके हम प्रोफेसर बना देगा। नहीं, एक अस्तित्ववादी कि हम अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, तो हमें कर्म करना पड़ेगा। ठीक है। अब प्रश्न क्या है कि मैं अपने भाग का उत्तरदायी तो हूं ही हूं, लेकिन इसके साथ साथ समाज के प्रति भी उत्तरदायी हूं। ऐसा नहीं कि मैं कोई कार्य करता हूं तो समाज के लिए उत्तरदायी नहीं हूं या समाज के लिए नहीं करता हूं। मेरी संपूर्ण मेरी मनुष्य के पूरे अस्तित्व की जिम्मेदारी, व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है। हम जो भी कार्य करते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं या अपनी जिम्मेदारी के लिए नहीं करते हैं, संपूर्ण मानवता के लिए जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैंने कहा था ना कि हम जब आगे कदम बढ़ाते हैं और हमको ये पता है कि मुझे फॉलो लोग करेंगे, हम जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं तो एक मूल्य स्थापित करते हैं कि यह कार्य करने से यार अच्छा रिजल्ट आए, इसलिए सबको करना चाहिए। झूठ बोलना अच्छा क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि कहते हैं झूठ बोलने को अगर नैतिकता के प्रश्रय देंगे तो सामने वाला भी झूठ बोलने लगेगा, इससे अनैतिक कार्यों का बढ़ावा होगा। तो झूठ को इसीलिए नैतिकता नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर उसको नैतिक मूल्य मान लेंगे तो यही अगले भी करेगा। तो ये कहता शास्त्र अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है, जो भी चयन करता है, तो वह ये सोच के करता है कि इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। जब अच्छा जी। रिजल्ट मेरे लिए होगा तो वह अच्छा रिजल्ट सभी के लिए होगा। ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो जी कहता है सर। अस्तित्ववाद पूरे मानव की भलाई के लिए करता है। जब भी कोई मूल्य का निर्माण करता है, मूल्य मतलब हम मूल्य का चयन करते हैं। चयन कब करते हैं? सदैव अच्छे के लिए ही होता है, बुरे के लिए व्यक्ति चयन नहीं करता है, लायबिलिटी नहीं करता है। जो अस्तित्ववादी विचारक जब उसने कहा, धोबिन को उदाहरण दिया, धोबिन को उदाहरण क्यों दिया उसने, क्यों सामने प्रस्तुत किया? इसलिए प्रस्तुत किया ना कि उसका रिजल्ट बढ़िया आ जाए। वो सिर्फ अपने लिए थोड़ी अस्तित्व निर्माण किया। जी। धोबिन की एग्जाम्पल इसीलिए ना, पूरे राष्ट्र की उसने प्रकट किया, राष्ट्र का फायदा उठाया जो है। ठीक है।
जी हम जब भी किसी को मार्गदर्शन करते हैं, जो गांधी को पूछते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि वह क्या, वो समाज का, समाज उसके साथ बढ़ने का प्रयास करते तो अपने लिए। सपोज कर तेंदुलकर है, तेंदुलकर खेलते तो अपने लिए हैं, बढ़िया खेलते हैं, लेकिन उनके जीतने हारने से व्यक्तिगत हानि लाभ तो उनकी है, वो अपना चयन खुद कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके हानि लाभ से देश का हानि लाभ नहीं जुड़ा हुआ है? जुड़ा है। जुड़ा है ना। जी। उनकी सेंचुरी नो डाउट उनकी सेंचुरी है, लेकिन हम्म, उनका खेलना नो डाउट उनकी व्यक्तिगत खेल है, व्यक्तिगत पैसा मिलता है, लेकिन वो देश का सम्मान भी जुड़ जाता है उससे। वो हम्म, जानते हैं कि आज मेरी हार तो मेरी हार नहीं है। इंडिया जब हारती वहां तो व्यक्तिगत वही 11 खिलाड़ी नहीं हारते हैं, वो 150 करोड़ की जनसंख्या की हार मानी जाती है। हम्म, ठीक है ना। जी। है तो अस्तित्ववादी, स्वतंत्र हैं खेल, उनको जबरदस्ती कोई ठेला नहीं है, वो खेलने का निर्णय स्वयं का उनका है। कोई तेंदुलकर से नहीं कहा था, या कोई राहुल विराट कोहली से नहीं कहता। इसकी इन अकॉर्डिंग टू शास्त्र के मैं समझा रहा हूँ कि आप हम्म, क्रिकेट ही खेलो। क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उन्होंने ही शुरू किया। हम्म, भारत में जाने का निर्णय, टीम की तरफ से खेलने का निर्णय लिया तो अकॉर्डिंग टू शास्त्र तो स्वयं उसका निर्णय है। हम्म, अगर कप्तान ओपनिंग किसी और से कराता है तो ये निर्णय तो उसका ही है। जी। तो लेकिन वो जानता है कि अगर हम ओपनिंग नीचे वाले खिलाड़ी से करा देंगे, टीम हार जाएगी तो सिर्फ मेरी हार नहीं, मेरे रुपए में कोई कमी नहीं आ जाएगी। मेरी फीस तो जितनी फिक्स है उतनी फिक्स है ही। मैं तो नंबर 3 पे जाके भी अच्छी बैटिंग कर जाऊंगा जो है, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सामने वाले के लिए मार्गदर्शन भी तो सामने प्रस्तुत करना हमें है कि यही तो फॉलो लोग करेंगे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के लिए भी मेरी बनती है, इसलिए हम गलत का चयन तो कर ही नहीं सकते हैं। ये शास्त्र जी। कहता है। ओके सर, तो ये है बस ना। मतलब ये सारी चीजें इस आंसर हम्म, में लिखनी होती हैं। बिल्कुल लिखा यार, देखो एक कंसेप्ट क्लियर, मेरी बहुत क्लियर बता, फिलॉसफी पहले जाने, कोई सिद्धांत नहीं, सिद्धांत से क्लियर होना चाहिए पिक्चर की थ्योरी क्या है। जी। उस थ्योरी को समझाने का हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है। ये सही बात। भाई हर भी कोई एग्जाम्पल उठाता है तो एग्जाम्पल समझाने का प्रयास ही तो करता है। ये कहाँ लिखा है कि आप उसी एग्जाम्पल को फेल कर दो, कर लिखोगे आप? ये कहीं नहीं लिखा गया। हम्म। तो जो सटीक समझाने का प्रयास आप कर सकते हैं वो समझा दीजिए। अब ये ठीक। सब प्रेजेंस आप माइंड में होता है, आपके जो माइंड में उस समय आ जाए। सच्चाई को बता रहा, हो सकता है अभी एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, कुछ देर बाद दिमाग में दूसरी का नाम आ जाए। भाई विराट कोहली, होता है अगली बार बोलूं तो रोहित शर्मा का नाम दिमाग में रहे जो है। जी। या हो सकता है किसी टेनिस स्टार का नाम, सानिया मिर्जा का नाम आ जाए। मतलब ठीक। एक्स वाई जेड, मतलब कहने का अभिप्राय ये था कि जो अस्तित्ववाद में चयन की बातें कर रहे थे ना, आलोचना यही होती है कि लोग यही कह रहे थे ना, अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद चयन की स्वतंत्रता कह रहा, स्वतंत्र है, निर्माण स्वयं करता, अपने सार का निर्माण करता है, व्यक्ति के निर्माण। तो कहता है फिर तो कोई नैतिक मूल्य ही नहीं रह गया। आरोप ये लगता है कि कोई नैतिक मूल्य तो रह ही नहीं गया, कोई शाश्वत मूल्य नहीं है। ये कहता है कि जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, भाई यही कहता है कोई शाश्वत मूल्य नहीं है जिसे माना जाता है नैतिक शास्त्र में। ये कहता है व्यक्ति स्वतंत्रता है, अपनी स्वतंत्रता के अनुरूप वह कार्य करता है, और जो मूल्य स्थापित करता है वो मूल्य व्यक्तियों का स्वयं का स्थापित किया हुआ है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना। जी सर। तो जो ये कहता है कि जब व्यक्ति किसी मूल्य की स्थापना करता है तो वह ये सोच के करता है कि मेरे ही लिए नहीं, समाज के लिए भी यह मूल्य अनिवार्य है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, जी। कि मेरी जिम्मेदारी जितना मैं सोचित उससे भी बड़ी है, क्योंकि इसका संबंध संपूर्ण मानव जात से है। मेरी सेंचुरी से मेरे लिए नहीं है, संपूर्ण भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसकी लाइबिलिटी और बढ़ जाती है। इसीलिए देखो आदमी कहता है प्रेशर में कहीं जीरो पे आउट नहीं। प्रेशर किसका प्रेशर होता है? इसी प्रेशर 150 करोड़ जनसंख्या का प्रेशर होता है हम्म। कि आज मैं 150 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, भले मैं अपने लिए खेल रहा हूं, लेकिन प्रतिनिधित्व कितने लोग कर रहा हूं, इतनी बड़ी जनसंख्या का कर रहा हूं, और उसी का प्रेशर होता है। इसी प्रेशर को दुरास्था कहता हुआ है। इसी प्रेशर से भागना हम चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां तो भाई ओपनिंग में बैटिंग आके करना ही करना, भागे कहाँ? अब तो हम्म। वहां है ही। वही कहता है अस्तित्ववाद मानववाद है। मानव की भलाई, मानववाद ये होता है मानव को केंद्र में रखता है, भलाई की बात करता है। ये कहता है कि अस्तित्ववाद व्यक्ति केंद्रित हो गया। अस्तित्ववाद व्यक्ति केंद्रित है ना, कि व्यक्ति की अस्तित्व पहले फिर वो सार निर्माण करता है। कहता हम्म। है ऐसा नहीं है दर्शन में, ये मानव की भलाई की पूरी बात करता है। अस्तित्ववाद मानववाद है। अच्छा। ठीक है। जी। हम जो अपने लिए विधान करते हैं वो संपूर्ण मानव जात के लिए विधान करते हैं, संपूर्ण मानव जात के लिए वो करना चाहते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। अब तो आप लिख लोगे जो है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैंने नोट तो आप कर लिए बहुत सारे पॉइंट। आप तो बहुत पॉइंट आप खुद बना लोगे जो है। जी। बनाते रहिए पॉइंट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते रहे, सबसे बढ़िया रहता है। हाँ। ठीक है ना। जी सर। बाकी तो
सब लिख लेता है आदमी, जब बैठता है बताएं, वो एक या जानिए बहुत सीधा सा, आप पढ़ के जाओगे जो लिखोगे कुछ, पढ़ के जाओगे कुछ। जी। ये तो होता है, या तो आप रट के चले जाओ, हाँ। सीधा सीधा वही लिख सकता है जो रट के जाए, कंसेप्ट क्लियर ना हो। आप अगर कंसेप्ट बना के गए हैं और लिखेंगे तो आप मान के चलिए आपके दिमाग में हो सकता है कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि आप नहीं पढ़े हैं, जो कभी और पढ़े रहेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे इसमें पढ़ाते समय मैंने वो चीज बोल देता जो सोचा भी नहीं था, कि होता कि तत्कालिक परिवेश में जो चीजें निकल आए, जो उस भाव में सेट बन जाए, भाव बन जाए, तो भाव का बिल्कुल। होता है। तो जब आप लिखोगे कंसेप्ट, हाँ कंसेप्ट क्लियर है कि हमें करना क्या है। हम्म। अगर अशुभ है तो अशुभ मालूम ना, अशुभ किसको करते हैं, अशुभ में हम शुभ को उदाहरण तो नहीं दे सकते ना, अशुभ में हम ही उदाहरण देंगे नहीं, पूजा पाठ किया उसका फल अच्छा मिला। जब अशुभ को करेंगे तो हमें हाँ ये दिखाना है कि अशुभ मतलब ऐसी चीज दिखाना है कि जिससे लोगों का लाभ न होता, वही अशुभ की श्रेणी में आता है। तो हम जब भी अशुभ को एग्जाम्पल लेंगे तो बाढ़, भूकंप, महामारी, इन्हीं से उठाएंगे ना। कंसेप्ट क्लियर है। जी। ये जो हम महामारी पर के गए हैं, मान लो महामारी वाला एग्जाम्पल भूल गए तो हम क्या लिखे, अरे महामारी भूल गए, ठीक है तो वायरस लिख, अरे भूकंप लिख देंगे, ट्रेन दुर्घटना लिख देंगे, प्लेन क्रैश लिख देंगे, है तो अशुभ ही सब श्रेणी में। पिक्चर क्लियर है, अशुभ में हमें दिखाना क्या है। तो कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना। ठीक बात है। अच्छा, आप स्वतंत्रता में कहता कि हाँ कुछ इसकी व्यवधान भी आते हैं, मैं कहा ना कि स्वतंत्रता सीमित भी होती है, ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता एकदम फ्रीडनेस है कि हम हमेशा स्वतंत्र हैं। कहता क्या क्या 5 चीजें गिनाता है जिसमें स्वतंत्रता जो हमारी बाधित होती हैं। एक है मनुष्य का स्थान, अच्छा। हम कहाँ पैदा होते हैं, पहाड़ पे पैदा होते हैं, मैदानी इलाके में पैदा होते हैं, गर्मी का स्थान पैदा होते हैं, ठंडे स्थान भी, भाई इस पे हमारा तो कोई बस नहीं है, हमें उसी का अनुरूप रहना पड़ेगा, ठीक है ना। इस पे कोई जी। स्वतंत्रता नहीं है, हाँ उसी का रूप चलेंगे। अतीत हमारा क्या रहा है, अतीत, ठीक है, परिस्थितियां, सिचुएशन क्या है, मैंने कहा किस कुल खानदान में पैदा हुआ इसको तो बदल नहीं सकते हो, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, माँ जी। बाप तो बदल नहीं सकते हैं। भारत में पैदा हुए हैं, उस कटबंधी पैदा उसको बदल नहीं सकते हम जो है, ठीक है। जी। स्थान, परिस्थितियां, सिचुएशन क्या है, ये हमारे सिचुएशन, भाई जंगल में दी हैं तो जंगल की ही तो कर सकते हैं, वहां जंगल में हम कहाँ से बढ़िया 5 स्टार होटल खोज सकते हैं अगर जंगल में पहुंच गए तो। परिस्थितियां उसको नहीं दसते हैं, उसी परिस्थितियों में, हाँ चैन में तो अब जंगल में दी हैं तो हमारे चैन की स्वतंत्रता समाप्त वहां हो गई, थोड़ा फ्रीडनेस आ गया। अब जो भोजन की व्यवस्था वहां करना है तो मेरे पास 5 स्टार का विकल्प नहीं रह गया है, अब जंगल में हमें फल फूल ही लेना पड़ेगा, फल फूल की ही खोजना पड़ेगा पेट भरना है तो, ठीक है ना। जी। ये चीजें कुछ आती हैं जिसपे व्यक्ति का अपना स्वयं का बहुत हद तक वश नहीं होता है। पार्टनर, साथी, साथी मतलब होता है आपका साथी कैसा, इस पे आपका क्या है, ये आपके परिवेश में उतना हद तक नहीं रहता, ठीक है। जी। मृत्यु, मृत्यु पे भी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है, नहीं है, मृत्यु तो आनी ही है। आनी ही आनी है, कब आ जाए कोई आ जाए, ये हम आप अपने इसका निर्माण नहीं कर सकते, इसको टाल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जी। तो ये इनकी अस्तित्ववाद दर्शन में यही सब है, इसीलिए कहते थे कि अब सब मनुष्य स्वतंत्र के लिए अब सब है, क्योंकि स्वतंत्रता है तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तभी वो जो भी चुनाव करता है, वो चुनाव किसके लिए करता है, समाज के लिए, पूरे समाज के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता। जब भी जी। किसी नैतिक मूल्य के, हाँ यह जरूर है कि यह ईश्वर निषेध इसलिए करता था कि ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, अगर ईश्वर की सत्ता मान ले जाएंगे तो ईश्वर से संबंधित जितनी भी धारणाएं हैं वो सब हमें स्वीकार करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब आदमी कहता है कि ये छात्र क्या कहता है कि ईश्वर की शरण में हम क्यों जाते हैं, हम उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास करते हैं, कह रहे भगवान अब जो होगा भगवान देखेंगे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कोरोना आ गया, अब तो कोरोना से बचने कोई उपाय नहीं, कोई टीका, कोई वैक्सीन नहीं है, अब भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे, ये क्या भागने का प्रयास है, ठीक है ना। अगर वैज्ञानिक भी सोच लें कि टीका क्या जो आएगा अब देखा जाएगा क्या होगा, कहता ये नहीं, तो कहता है वही कहता है कि ईश्वर का निषेध, ईश्वर को हाँ इस संसार में फेंक दिया, फिर बनाता तो ईश्वर ही है, वो फेंक दिया उसके बाद हट जाता है, उसके बाद फिर वो सत्ता उसकी नहीं कोई है कि हमारे पे कंट्रोलिंग करे। अस्तित्व आए, अस्तित्व तो हम फ्रीनेस है ही नहीं भाई, पति कह ही रहा पहले मेरा अस्तित्व है, जब अस्तित्व है तब मैं सार निर्माण कर रहा हूँ, तो अस्तित्व के लिए तो कहीं नहीं रहा कि अस्तित्व निर्माण कर सकते हैं, हम अपने सार का निर्माण करते हैं, अस्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते हैं, जी। ये हमारी ऊपर नहीं है, ठीक है ना। तो जी। ये तो आलोचना कोई कर ही नहीं सकता, तो खुद ही करा, अस्तित्व सार का पुरोगामी है, अस्तित्व आने तक हमारे माँ बाप कौन होंगे ये हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
जी। हम शादी किससे करते हैं ये तो निर्धारण कर सकते हैं, हम मित्र अपने किसको चुनते हैं तो निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। हुँ। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नहीं सर। ये हमारा भाई होगा इसका निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं, वो तो सिचुएशन है। जो जी। भी आपके माँ-बाप का लड़का होगा, आपका भाई होगा, बहन होगा तो सिचुएशन है, हाँ। उसको आप नहीं बदल सकते, ठीक है? जी। आप सिर्फ़ अपने सार का निर्माण कर सकते हैं, आपको क्या बनना है, इसका चयन आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ों का चयन तो है क्या कुछ तो प्रतिबंध है, लेकिन मिला-जुला के कहने का सीधा अभिप्राय यह है कि स्वतंत्रता आपकी सीमित हो सकता है, चयन की स्वतंत्रता मतलब कि एक होता है कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपके सामने 10 महाविद्यालय, कॉलेज में यहाँ हैं, आप किसी में चु ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन किसी ऐसी जगह है जहाँ 2 ही हैं, वहाँ आप क्या करोगे जो है? वहाँ तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, 2 ही ऑप्शन है। तो किसी एक में करना पड़ेगा। हुँ। अब जो कहते हैं सिचुएशन अब मान लो किसी पहाड़ी स्थान पे वहाँ एक ही विद्यालय है, तो सिचुएशन तो आप बदल नहीं सकते हो। लेकिन जी। व्यक्तित्व का निर्माण आप स्वयं कर सकते हो। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, अच्छा बनना है, ये सब निर्माण आपका स्वयं का है। इसके लिए पहले से कोई निर्धारण नहीं होता है कि पहले से निश्चित हो जाए कि आप डॉक्टर बनना है, कि आप प्रोफेसर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, इसका नहीं। अच्छा आदमी बनना है, बुरा बनना है, व्यक्ति कैसा बनता है, ये सब वो स्वयं निर्माण करता है। ठीक है ना? जी। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। कोई कन्फ्यूजन पूछ लीजिए। नहीं सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना? जी। बाकी कोई क्वेश्चन अगर आपको सिविल सिविल में भी सिलेबस है, अस्तित्ववाद है वहाँ। अच्छा। अगर सिविल भी आपको देना हो, सिविल में भी ये पोर्शन अच्छा खासा पोर्शन रहता है। अच्छा। ठीक है? ठीक है सर। ओके, अस्तित्ववाद चैप्टर में सब कुछ बचा नहीं हैगा। अगर आपको अ, लगे कुछ बचा है, तो किसी भी लेक्चर में आप पूछ लीजिएगा, बता देंगे। ठीक है सर। ठीक है ना?